ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग 3200 बीसी में हुई और तब से आज तक इंसानों ने बहुत ही ह्यूज अमाउंट में प्रोग्रेस कर ली है, वो भी हर फील्ड में, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, इंजीनियरिंग हो या एस्ट्रोनॉमी। आज के टाइम पे ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस हो गई है, बट ऐसा हमेशा से नहीं था। हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जिसमें साइंस का मेजर रोल यूज़ होता है। वैसे तो हर चीज़ में साइंस है, बट यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं स्पोर्ट्स का, जैसे कि क्रिकेट और फुटबॉल। तो लगभग सबने खेला होगा क्रिकेट और फुटबॉल, नहीं खेला होगा तो देखा होगा। तो क्रिकेट और फुटबॉल में जब बॉल को हिट करते हैं तो बॉल अपर डायरेक्शन में जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ, और प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे की तरफ गिरती है। तो क्वेश्चन ये है कि बॉल नीचे ही क्यों आई, या फिर किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गई। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, ये तो कॉमन सेंस की बात है। बॉल अगर ऊपर गई है तो नीचे ही गिरेगी। बहुत से लोगों के लिए कॉमन सेंस और नॉर्मल जैसी चीज़ लग रही होगी, बट ऐसा है नहीं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी रिसर्च आज भी होती है, मतलब डिस्कवरी तो बहुत पहले हो चुकी है, बट आंसर आज भी किसी को परफेक्ट नहीं मिला है। लाइक सेम बॉल वाला क्वेश्चन एक और इंसान के दिमाग में आया, बट डिफरेंस ये है कि उसने बॉल को देख के नहीं, बल्कि एप्पल यानी कि सेब को नीचे गिरते हुए ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा। और सिर्फ पूछा ही नहीं, उसने आंसर भी निकाल लिया। और उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड द डिस्कवरर ऑफ ग्रेविटी। सो व्हाट इज़ ग्रेविटी एंड व्हाई एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू ग्रेविटी, बात करेंगे आज की इस नई वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, एंड आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ग्रेविटी अ वेरी स्मॉल वर्ड, बट यही ग्रेविटी पूरे यूनिवर्स के एग्जिस्ट होने का कारण है, यानी कि रीज़न। अदरवाइज ना आप होते और ना ही मैं। पहले बात करते ग्रेविटी एज अ फोर्स की, यानी कि बल। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों बॉडी के मासेस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, और इन्वर्स होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इसका मतलब यूनिवर्स की हर चीज़ और हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, चाहे वो टेबल पर रखी हुई दो बॉटल्स हो या फिर ह्यूमंस। लेकिन ये ह्यूमंस पे लगने वाला वो वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट्स में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, इसीलिए किसी को पता ही नहीं चलता है। इसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। यूनिवर्स के लेवल पे ग्रेविटी कैसे लगती है, इसको एक अर्थ और मून के एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास ग्रेविटी की इक्वेशन है, जिससे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन के हिसाब से हमें वैल्यूज़ को पुट करना होगा। सो यहाँ पे m1 की जगह रखेंगे मास ऑफ अर्थ और m2 की जगह मास ऑफ मून। मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kgs, और मास ऑफ मून होता है 7.35 × 10⁻22 kgs। और r है, यानी कि अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस 3.84 × 10⁸ मीटर। और कैपिटल जी, जो कि है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, जिसको कि लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था। इतनी वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करने के बाद इसका फोर्स ऑफ वैल्यू आएगा 2 × 10⁻20 न्यूटन। न्यूटन इसकी यूनिट है, यानी कि अर्थ मून पे इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है अपनी तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब अर्थ मून पे इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है तो मून अर्थ से कोलाइड क्यों नहीं होता है। इसका आंसर है मोशन। मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स स्पीड पे, और वो स्पीड है 3683 किलोमीटर पर आवर। इसी रिवॉल्विंग मोशन की वजह से मून अर्थ पे नहीं गिरता है। और अर्थ जो हमारे ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इतना फोर्स हमारे ऊपर हर समय लग रहा है, तभी हम लोग अर्थ पे स्टेबल रह पाते हैं। और इसी वैल्यू को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। सो इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आते हैं आइंस्टीन की थ्योरी पे। आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया कि ग्रेविटी एक कर्व है, जिसको कि स्पेस टाइम कर्व बोलते हैं। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें कि एक फैब्रिक यानी कि स्ट्रेचेबल क्लॉथ को लेके उसके बीच में सबसे ज़्यादा मास वाले बॉल को रख दिया और आसपास कम मास वाले बॉल्स को रिवॉल्व करवा दिया। ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मास वाले बॉल ने सबसे ज़्यादा फैब्रिक को प्रेस किया है, यानी कि अंदर की तरफ दबाया है। अगर इतनी बात समझ आ गई, देन नाउ इसको हमारे सोलर सिस्टम से कंपेयर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मास वाली बॉल हमारा सन है, और बाकी बॉल्स प्लैनेट। जिसका जितना ज़्यादा मास होगा वो उतना स्पेस फैब्रिक को कर्व करेगा और उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी क्रिएट होगी। इसी वजह से सन की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है। और अर्थ एंड बाकी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी एक फिक्स स्पीड में। इसी वजह से अर्थ और बाकी प्लैनेट सन से नहीं टकराते हैं, और अगर इस स्पीड में ज़रा से भी चेंजेस हो गए तो ये पूरा सोलर सिस्टम डेंजर में आ सकता है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। और इस तरह ग्रेविटी काम करती है। इसीलिए ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्लैक होल का मास बहुत ज़्यादा होता है और वो स्पेस टाइम फैब्रिक में बहुत ही बड़ा कर्व बनाता है। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो मैंने बार बार स्पेस टाइम फैब्रिक बोल रहा हूँ। इसमें स्पेस तो समझ आ रहा है, लेकिन ये टाइम में क्यों बोल रहा हूँ, स्पेस और टाइम आपस में कैसे जुड़े हैं। सो नाउ लिसन केयरफुली। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता हो आपको ये बात पे पूरी तरह से बिलीव ना कर पाओ, बट ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ट्रू है और रियल वर्ल्ड में काम भी करता है। तो ध्यान से सुनना।
क्योंकि जितना ज़्यादा स्पेस फोल्ड होगा यानी कि स्पेस में कर्व बनेगा उस जगह पे उतना ज़्यादा टाइम स्लो हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए आप और आपका ट्विन ब्रदर अर्थ पे 20 साल के हो और आपका भाई 50 सालों के लिए चला गया जुपिटर प्लैनेट पे रहने के लिए। वैसे रियल वर्ल्ड में अभी जुपिटर पे जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप एज्यूम कर लो। तो फिर आपके रिस्पेक्ट में जुपिटर पे रह रहा आपका ब्रदर का टाइम आपसे स्लो बीतेगा। यानी कि जब आपका भाई 50 सालों के बाद आपसे मिलेगा तब आपकी एज 70 हो गई होगी, लेकिन आपके ब्रदर जो कि जुपिटर पे रह के आया है उसकी एज से 25 ही हुई होगी। जस्ट बिकॉज ऑफ जुपिटर की ग्रेविटी और स्पेस टाइम में बड़ा कर्व बनाने की वजह से टाइम वहाँ का स्लो हो गया। स्लो मोशन का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे स्लो मोशन में सब कुछ चल रहा है। उसके लिए वो नॉर्मल जैसा ही फील करेगा जैसे कि अर्थ पे करता था, लेकिन उसको ये बात पता ही नहीं चलेगा कि उसका टाइम स्लो चल रहा है। बट रियल में उसका टाइम स्लो हो गया होगा आपके कंपैरिजन में, जो कि आप अर्थ पे बैठे हो। और इस कॉन्सेप्ट को टाइम डायलेशन बोलते हैं और इसी वजह से स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हैं। जितना ज़्यादा स्पेस में कर्व होगा उतना ज़्यादा टाइम स्लो हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। बिल्कुल टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं। हो सकता है मेरी बातें आपको समझ आ गई हूँ, बट आपका दिमाग ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा जो मैंने अभी अभी बोला, और ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये सब बातें सुन के आपके माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी घूम रहे होंगे, बट स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम डायलेशन का टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है। अगर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना दूंगा। अब हो सकता है बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सी थ्योरी सही है, न्यूटन की या आइंस्टीन की। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, दोनों ही थ्योरी सही है। न्यूटन ने अपनी थ्योरी से ये बताया है कि ग्रेविटी होती क्या है और ऐसी कोई भी चीज़ यूनिवर्स और अर्थ में एग्जिस्ट करती है। एंड आइंस्टीन ने ग्रेविटी के मैकेनिज्म को बताया है कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। सो आई होप आज की शॉर्ट वीडियो में ग्रेविटी और ग्रेविटी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे। और अगर कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर ना हुए हों तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।